Good morning, everyone. Today is our 12th lecture, and today we will start a new chapter, Force and Laws of Motion. बल तथा गति के नियम. तो चैप्टर 1 हमने पढ़ा था मोशन यानी कि गति, और चैप्टर 2 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम. जब आपको मोशन चैप्टर पढ़ाया गया था तो सबसे पहले हम लोगों ने मोशन के बारे में डिस्कस किया था. उससे पहले हम लोगों ने रेस्ट के बारे में डिस्कस किया था. जब कोई बॉडी मूव करती है तो वो मोशन में होती है, और नहीं मूव करती है तो वो रेस्ट में होती है. यानी कि अगर बॉडी मूव कर रही है then it is said to be in a state of motion. लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि बॉडी मूव क्यों कर रही है? I put the pen over here. Okay? It is in a state of rest. ये मूव नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करते ही क्या हुआ? वो मूव किया. कैसे मूव किया? उसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ. क्या मोशन प्रोड्यूस हुआ? पहले यहां पे था, अब कहां चला गया? यहां चला गया. यानी इसकी पोजीशन में चेंज हो गया. इसकी पोजीशन में चेंज हो गया. तो इसको मूव करने के लिए हमने एक फोर्स अप्लाई किया. हमने क्या किया? इसको पुश किया. हमने क्या किया? इसको पुश किया. पुश करते ही इसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ. अब हम इसको वापस अगर लाना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे? पुल करेंगे. ठीक है. तो जब हमने पुश किया तो भी ये मूव किया, जब हमने पुल किया तो भी इसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ या ये मूव हुआ. इसी पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं? फोर्स. ठीक है. तो यानी किसी भी बॉडी में मोशन क्यों प्रोड्यूस्ड होता है? ड्यू टू द फोर्स. बल की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है. तो अगर हम फोर्स को डिफाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द फोर्स दैट इनेबल अस टू डू एनी वर्क. ठीक है. अगर हम लिखना चाहें तो क्या बिना फोर्स अप्लाई करे हम लिख सकते हैं? नहीं. अगर हम कोई भी, आप अपना डेली हैबिट अगर आप सोचिए कि जब आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यू गेट अप, आप उठते हैं, तो अपने आप को उठाने के लिए बेड से यू नीड टू पुश योर बॉडी अप. आपको अपनी बॉडी को पुश अप करना पड़ता है. ठीक है. फिर चलने के लिए यू नीड टू पुश योर लेग अप एंड देन डाउन. ओके. अप एंड देन डाउन. सो एनी वर्क, to do any work, we need to apply a force. So it is the force that enable us to do any work. ये फोर्स ही होता है जो हमें कोई भी काम करने देता है. To do anything, either we pull or push the object. कुछ भी करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं. Therefore pull or push is called a फोर्स. इसलिए पुल और पुश को ही क्या कहते हैं? फोर्स. पुश का मतलब ढकेलना और पुल का मतलब खींचना. तो ढकेलने और खींचने को ही हम क्या कहते हैं? बल. नाउ फोर्स हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. अब देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है. ठीक है. मैं जाके इधर पुश करूं तो क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा. जब हम पुश किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेंगे तभी उस पर फोर्स अप्लाई होगा. ठीक है. ये नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में पुश कर दो ये मूव कर जाएगा. ऐसा नहीं है ना. डोर अगर यहां पर है तो आपको उस डोर की डायरेक्शन में ही जाके उसे खींचना पड़ेगा. ठीक है. या पुश करना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं है कि आप यहां पे बैठे हैं और आपने यहीं पे पुश कर दिया, यहीं पे पुल कर दिया तो वो वाला डोर ओपन हो जाएगा. नो. यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. You need to apply a force in a particular direction. Therefore, force has direction and magnitude. And whenever something is having direction together with magnitude, it is said to be vector quantity. तो फोर्स में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है. इसीलिए फोर्स कौन सी क्वांटिटी है?
वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। न्यूटन इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट आफ्टर विच द यूनिट नेम्ड। ओके, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ, आई विल सेंड द पीडीएफ ऑफ द नोट्स। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करने की अभी जरूरत नहीं है। एक बार मैं चैप्टर के हाफ एंड चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी, हाफ से ज्यादा चैप्टर, उसके बाद में आपको पीडीएफ भेजूंगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का अलग होगा, हिंदी मीडियम का अलग होगा। अभी आप लोग सिर्फ समझिए, रिलैक्स होके बैठिए। यू नीड नॉट टू नोट डाउन एनीथिंग। ठीक है, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी थोड़ा पीछे चल रहे होंगे, उनका चैप्टर 1 में ही अभी नहीं हुआ होगा, तो आप उसका काम अभी कंप्लीट करिए। चैप्टर 2 को आप सिर्फ समझिए बैठ के। ठीक है, कुछ दिन होने के बाद जब हाफ से ज्यादा चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगी तो मैं दोनों मीडियम को अलग अलग नोट्स के पीडीएफ ग्रुप पे भेज दूंगी। आप उस पीडीएफ से इजिली अपनी फेयर रजिस्टर, इंटरलीफ रजिस्टर जो होगा उस पर कॉपी कर लीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, यानी फोर्स लगने पे क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, फोर्स लगने पे क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये पेन मूव नहीं कर रहा था, ये पेन क्या था, स्टेशनरी था। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट पे था, मूव नहीं कर रहा था। When something is not moving, it is said to be in a position of rest और stationary position। ठीक है, तो अभी ये मूव नहीं कर रहा, तो हमने फोर्स लगाकर इसको क्या किया, मूव किया, इसमें मोशन प्रोड्यूस किया। तो फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन, किसी भी रुकी हुई चीज में मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। आप एक और एग्जांपल लीजिए, आपके पास फ्लोर में, आपके घर में फ्लोर पे एक बहुत बड़ा सा फुटबॉल पड़ा है, और वो फुटबॉल पड़ा है, वो फुटबॉल चल नहीं रहा है, सो इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे ही अगर आप उससे खेलना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने पैर से उसको पुश करेंगे, उस पर धक्का लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप पैर से उसे पुश करेंगे, फुटबॉल क्या होगा, रोल करेगा, मूव करेगा। तो फोर्स क्या करता है, किसी भी रुकी हुई चीज में मोशन प्रोड्यूस करता है या किसी भी रुकी हुई चीज को गति देता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ठीक है, अब मान लीजिए ये पेन चल रहा है, इसको ऐसे यहाँ पर फोर्स लगा कर रोक लिया। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी आपकी व्हीकल है, आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आपको उसको रोकना है, तो आप क्या करेंगे, ब्रेक्स लगाएंगे। एंड टू अप्लाई अ ब्रेक यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स ओवर द ब्रेक। ऐसा नहीं है कि आपने बैठे बैठे बस नाम लिया ब्रेक लग जाओ, ब्रेक लग जाएगा, नहीं लगेगा until you apply a force on it, okay, on a particular direction। अब जहां पे ब्रेक लगा है वहीं पे फोर्स लगाओगे ना, कि बैठे बैठे कहीं पे भी लगा लोगे ब्रेक लग जाएगा, नहीं लगेगा। So when you apply a force on a particular direction, then brakes will apply and it will stop a moving body। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे आपकी चलती हुई बाइक क्या होगी, रुक जाएगी। So force can stop a moving body। बॉल रोल होके आ रही है, आपने पकड़ लिया उसको। ठीक है, फील्डर क्या करता है, बॉल चल रही होती है, मूव इन अ पोजिशन ऑफ मोशन होती है, और फील्डर क्या करता है, बॉल को पकड़ लेता है। तो जैसे ही पकड़ता है बॉल रुक जाती है। तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स उसको दूसरे डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप बॉल का ही एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए बॉल एक फुटबॉल टीम है जो फुटबॉल खेल रही है, तो एक प्लेयर ने बॉल को एक डायरेक्शन में मूव किया, बॉल यहाँ पर आया, दूसरे प्लेयर ने उसको इस डायरेक्शन में मूव किया, दूसरे प्लेयर ने इधर किया, तो कहीं पर भी फोर्स आप लगा के उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप उसकी स्टीयरिंग को मूव करके उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आप बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, आप हैंडल को चेंज करके उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी चलती हुई चीज के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। किसी भी बॉडी की, चलती हुई बॉडी की स्पीड को फोर्स चेंज कर सकता है। either it will increase the speed or it will decrease the speed। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, वही व्हीकल वाला। आपने बाइक ली, आप बाइक चला रहे हो, आप स्कूटी ली, आप स्कूटी चला रही हैं। जैसे ही अगर आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाहेंगी तो आप क्या करेंगी,
एस्केलेटर लेंगी, उसकी स्पीड बढ़ा लेंगी। मान लीजिए आप 50 पे चला रही हैं, आपने उसे 80 पे कर लिया। अब आप उसे कम करना चाहती हैं तो आपने उसकी स्पीड को कम कर लिया। ठीक है, कोई चीज चल रही है, आप तेजी से उसे फेंकेंगी, उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। आप उसे धीरे से फेंकेंगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। किसी चलती हुई बॉडी की स्पीड को फोर्स चेंज कर सकता है, या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज ला सकता है। ठीक है, कैसे ला सकता है? मान लीजिए कि आपका एक बॉल है, ठीक है, रबर का बॉल है, और उसको आपने उस पर फोर्स लगाया, तो जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे उसका क्या होगा? शेप चेंज हो जाएगा और साइज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज है, आप उसकी शेप और साइज को फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, यही मान लीजिए ये कॉपी है, इस कॉपी पे अगर हम फोर्स लगाएं तो क्या होगा? इसके हमने शेप और साइज दोनों को क्या किया? चेंज कर दिया। कि कैसे किया? इस पे फोर्स लगाकर। ठीक है, फोर्स लगा दिया, चेंज हो गया। ये आपके पास एक सिंपल इस तरीके का कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है, आप इस ट्यूब को क्या करेंगे? आप इस ट्यूब को प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही क्या होगा? इसका शेप और साइज दोनों चेंज हो जाएगा। सो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बल के प्रकार। तो फोर्स दो तरीके का होता है। वन इज बैलेंस्ड फोर्सेस, वन इज बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस को हिंदी में बोलते हैं संतुलित बल। ठीक है, और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसे बोलते हैं असंतुलित बल। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स वो होता है जिसका रिजल्टेंट जीरो होता है। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होता है? मान लीजिए दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, तो जो उन दो फोर्स का जो एडिशन होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं उसका रिजल्टेंट। उसे क्या बोलते हैं? उसका रिजल्टेंट। तो अगर किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस या संतुलित बल। ठीक है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक F1, F2, F3 एंड F4। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट विल बी वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। वेक्टर सम का क्या मतलब हुआ? वेक्टर सम का ये मतलब हुआ कि विद साइन, अगर एक का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है, एक का नॉर्थ में है, दूसरे का साउथ में है, तो आप उसका डायरेक्शन भी लेंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, टुगेदर विद द डायरेक्शन the vector sum of all the forces is called the resultant of a force। तो अगर किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स वर्क कर रहे हैं और उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम या रिजल्टेंट जीरो हो तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। अब जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दें, वो जो एक टग ऑफ वॉर वाला गेम होता है जिसमें एक रस्सी को लेकर दो टीम बनती हैं। मान लीजिए 5-5 प्लेयर्स की टीम है, तो 5 प्लेयर एक तरफ होते हैं, 5 प्लेयर दूसरी तरफ होते हैं, और दोनों रस्सी को पकड़ते हैं और उस रस्सी के सिरे को, एक एंड को एक टीम लेती है, दूसरी एंड को दूसरी टीम लेती है। ठीक है, और वो जैसे बड़ी सी रोप होती है, तो उस रोप को सारे प्लेयर, 5 प्लेयर एक तरफ से पकड़े रहते हैं और 5 प्लेयर दूसरी तरफ से पकड़े रहते हैं, और फिर दोनों अपनी अपनी तरफ क्या करते हैं? उसको खींचते हैं, पुल करते हैं या फोर्स लगाते हैं। तो अब क्या हो गया? ये अगर रोप है और 5 प्लेयर्स इधर से उसको पकड़े हैं और 5 प्लेयर्स इधर से पकड़े हैं, तो नंबर ऑफ फोर्सेस इस पे कितने लग रहे हैं? 5 इधर और 5 इधर, यानी टोटल 10। अब अगर इन 10 फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स जीरो हो जाए तो क्या होगा? ये रोप ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। यानी मान लीजिए आप सिंपल, यहाँ पे मैं अपने ही हाथ से एग्जांपल देती हूँ। ये मान लीजिए आपकी रोप है, रस्सी है,
और इसको इधर से पकड़ा और इधर से पकड़ा और दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगाए तो क्या होगी, यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो जब बैलेंस फोर्स वर्क करते हैं तो वो बॉडी को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर देते हैं, यानी कि मूव नहीं करने देते, उसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं बैलेंस फोर्सेस की जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट जहां है वो वहीं रहेगा अगर उस पर बैलेंस फोर्स वर्क कर रहे हैं तो। जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक रखा है, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और आप इसे अपनी तरफ लेना चाहें और दूसरा आपकी फ्रेंड अपनी तरफ लेना चाहे, दोनों अपनी अपनी तरफ इसे खींचे, ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक हिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस ये क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है अगर बैलेंस फोर्स लगा है तो। और अगर बैलेंस फोर्स नहीं लगा होगा, मान लीजिए आपने फोर्स इस तरफ से ज्यादा लगाया तो क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा और इसके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इधर आ गया, यानी कि ये फोर्स ज्यादा था और ये फोर्स कम था, इसीलिए आप जीत गए। तो इस तरीके के फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो अभी अनबैलेंस फोर्स पे भी आएंगे, पहले हम बैलेंस फोर्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स जब लगता है तो ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। बैलेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर मान लीजिए ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे इधर से एक फोर्स लग रहा है F1 और इधर से एक फोर्स लग रहा है F2, अगर ये बैलेंस फोर्स है तो F1 F2 के बराबर होगा। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन, एक इस साइड में लग रहा है लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में लग रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर ये 2 न्यूटन का है तो ये भी 2 न्यूटन का ही होगा, तभी ये बैलेंस फोर्स होगा। अगर ये 3 का हो गया तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स जब किसी बॉडी पे लगता है तो उसकी शेप और साइज में चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए कि आप, जैसे कि ये ब्लॉक है और इसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये मूव तो नहीं करेगा, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड जब इतना ज्यादा हो जाएगा तो इसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये डिफॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जब बैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे लगता है, जैसे अगर रोप पे ही आप लगा रहे हैं तो रोप क्या होगी, खींचते 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 उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब बैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे लगता है तो उसका शेप और साइज दोनों क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। सो इफ रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस आर ग्रेटर देन 0 देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अगर रिजल्टेंट 0 नहीं है बल्कि 0 से ज्यादा है तो ऐसे फोर्सेस को अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, जिसको बोलते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस मूव्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे एक फोर्स लगा, यहाँ पे फोर्स लगा, इसने ज्यादा लगा लिया तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इसकी तरफ चला गया, यानी मूव कर गया। अनबैलेंस्ड फोर्सेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब अभी तो ये रखा हुआ है, ठीक है, अब अगर इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगा तो या तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी या इसकी स्पीड कम हो जाएगी। नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्सेस कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो अनबैलेंस फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। अनबैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस फोर्सेस अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, जिस वजह से उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आपको अच्छे से इन दोनों को पढ़ लेना है और अगर एग्जाम में इनके बीच में डिफरेंस आएगा तो यही इनकी प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन ही उसका आंसर होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।